हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियोस आपने देखा होगा जिसमें हमने प्रकाश के बारे में डिस्कस किया था और बताया गया आपको कि ये जो सीरीज हमारा चल रहा है वो अरिहंत पब्लिकेशन का 6 to 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू बनाया गया उसी को हम लोग लिख करके चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर बनेगा, जीव विज्ञान का परिचय एवं सजीवों का वर्गीकरण, जिसमें कवर किया गया है हर क्लास के हर सब्जेक्ट को, जिसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए उनको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। और ये क्लास 8 के चैप्टर 2 से लिया गया। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस में रेफरेंस दिया गया है कि किस बुक से कौन सा क्वेश्चंस उठाया गया। तो हमें मिलान क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ वैज्ञानिक और उनके तरह संबंधित तथ्य, जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक हम लोग थियोफ्रेस्टस को जानते हैं, ये याद रखना भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। वर्गीकी का पिता या फिर वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को ही जानते हैं, ये भी सही है। विषाणु विज्ञान के जनक के रूप में इवान वर्स्की को भी जाना जाता है, ये भी सही है। और जीवाणु विज्ञान के जनक जो हम जानते हैं वो है ल्यूमेनहॉक, ना कि लुईस पास्चर। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवाणु विज्ञान के जनक हम जानते हैं एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक थे, ये पॉइंट याद रखना। और लुईस पास्चर के बारे में बात करें तो इनसे संबंधित कई सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि लुईस पास्चर ने 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज की तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी एवं रोग विज्ञान पैथोलॉजी के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। इन्होंने अजैविक तत्वों से सजीवों की उत्पत्ति के बाद का खंडन कर जीवोत्पत्तिवाद को सिद्ध किया। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका के रूप में, ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु की खोज की थी। एक चीज़ होता है कोशिका की खोज किसने की और एक होता है जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक ने ही किया था, ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं जहाँ से कई क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। तो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डालूंगा, तो वहाँ से आप आराम से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि नीचे दिए गए टैक्सानों को उनके सही वर्ग की पदानुक्रम में व्यवस्थित करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जो आता है वो क्या है, सबसे पहले ऊपर में रहता है जगत। तो यहाँ पे सबसे पहले जगत रहता है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए 6 नंबर जो है जगत सबसे पहले आएगा और सबसे आखिरी में हम रखेंगे जो कि जाति को, तो यहाँ पे 5। तो सही आंसर हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। तो देखिए किस तरह से ये होता है, अगर आप इसको आराम से सजाना चाहो तो जगत आएगा, उसके बाद हम प्रभाग देखेंगे, इसके बाद हमारा वर्ग आएगा, उसके बाद हम गण को देखेंगे, उसके बाद कुल आता है, वंश आता है, उसके बाद हमारा जाति आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इसके बारे में हम कई बार डिस्कस किए भी हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में आप आराम से समझ सकते हो सब कुछ, क्या चीज़ें मेंशन की गई है, किस तरह से यहाँ पे पदक्रम ये होता है कि जगत में जो है वर्गीकी पदानुक्रम की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रभाग आता है यानी कि डिविजन्स, पादपों में संघ, जंतुओं में अनेक वर्गों का समूह। ठीक है, उसके बाद वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो आराम से मैच करिए और बताइए कि सही आंसर हमारा क्या बनेगा, किसके साथ कौन सही तरीके से मैच होता है। एक एक करके आराम से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्वेश्चंस भी है आप उनको आराम से याद रखिएगा, जो मिलान करने वाला है उनसे भी कई सारे सिंगल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आराम से उनको भी याद रखना है। अब देखिए चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे देख सकते हैं, जो चीज़ें मिलान करने में सबसे पहले आपको याद हो उनको मैच करने की कोशिश करिए। तो हम जानते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक था
वो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, यानी फर्स्ट का 3 के साथ मैच होगा। तो फर्स्ट का 3 तो यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरोलस लिनियस की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक थे, सिस्टेमा नेचुरे, वो इन्हीं की थी, कैरोलस लिनियस की। तो बी का यहाँ पे हम 4 कह सकते हैं, बी का 4 यहाँ पे मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं। और यहाँ पे विटकर के बारे में आपको पता ही है, RH विटकर। जो RH विटकर है, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। तो 5 जगत वर्गीकरण यानी डी का 2 के साथ, तो डी का 2 यहाँ पर मिल भी रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 3 डोमेन प्रणाली कार्ल वोस्ट के द्वारा दी गई थी, ये भी याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सब कुछ अच्छे से मेंशन किया गया, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा को समझाने हेतु प्राकृतिक चयनवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किया था, जिसे उन्होंने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। कैरोलस लिनियस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, सिस्टेमा नेचुरे यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है। कार्ल वोस की बात करें तो इन्होंने मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीवों का आर किया एवं यू बैक्टीरिया नामक 2 डोमेन एवं शेष जो 1 बचा, जैसे 3 डोमेन हमने प्रणाली देखा था, तो यहाँ पे 2 डोमेन तो बात कर लिए, और शेष 1 जो है वो यूकैरियोटिक जीवों की यूकैरिया नामक डोमेन में विभाजित कर दिया। 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन कार्ल वोस ने किया था। ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण जो है वो RH विटकर ने सभी सजीवों को 5 जगतों में यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में विभक्त किया था, इसलिए इनको 5 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। तो ये नाम याद रखेंगे, राइट। अब देखिए अगला जो प्रश्न आता है कि RH विटकर द्वारा प्रयुक्त जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से थे? तो यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया गया, देख सकते हैं आप कि RH विटकर ने सभी जीवों को 5 जगत वर्गीकरण यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। तो कोशिका का यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक होना ये भी बताया गया था इन्हीं के द्वारा। जीवों में श्रम विभाजन का स्तर होना ये सही है। जीवों का स्वपोषी और विषमपोषी होना ये भी सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी के सभी कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि किस आधार पर एक कोशिकीय होते हैं, यानी किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइबोजियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस जो है वो लिया गया है क्लास 11th के चैप्टर 2 से। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्लास 11th के चैप्टर 2 से ये लिया गया है। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है जबकि राइबोजियम जो है वो मोनेरा के अंतर्गत आता है? तो इसका सिंपल सा कारण है कि केंद्रक की संरचना के आधार पर ऐसा होता है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसको हम आराम से बेसिकली जो इसका बेसिक है वो हम समझ सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य माना जाता है जबकि राइबोजियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। ठीक है, अमीबा एवं राइबोजियम दोनों एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्वेश्चंस भी तो यही कह रहा है कि दोनों एक कोशिकीय होने के बावजूद भी अमीबा को प्रोटिस्टा के अंतर्गत जबकि राइबोजियम को मोनेरा के अंतर्गत क्यों रखा जाता है? तो यही बात था कि इनकी संरचना केंद्रक की संरचना के आधार पर ऐसा डिवीजन किया जाता है। अब ये कह रहा है कि अमीबा एक यूकैरियोटिक जीव है जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया 80S राइबोसोम अंतः प्रद्रव्य जो जालिका होती है ये विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि राइबोजियम एक प्रोकैरियोटिक यानी ये यूकैरियोटिक जीव था और ये प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है एवं केंद्रक की जगह केवल DNA ही पाया जाता है। इसमें विकसित कोशिकांग का भी अभाव होता है, इसी कारण ये दोनों अलग अलग जगत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोनेरा जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। अब यहाँ पे वापस से गेस करिए कि सही आंसर क्या बनेगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य बताना है कि कौन सा सत्य है। तो इसमें एक कोशिकीय आदिम एवं सर्वत्र व्यापी जीव सम्मिलित होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक कोशिकीय आदिम एवं सर्वत्र व्यापी जीव सम्मिलित होते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि पाए जाते हैं, नहीं ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। और इसमें प्रायः सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो यही तो हमने बात किया था कि राइबोजियम जो है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। तो उसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होता है।
तो यहाँ पे ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही होने की वजह से हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया वो क्या है। तो देखिए, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो विषाणु सजीव पोषी कोशिका के बाहर निर्जीव होने के कारण सजीव नहीं माने जाते, इन्हें 5 जगत वर्गीकरण में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्न में से क्या एक समानता है। माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजन बैक्टीरिया में दोनों में क्या समानता है। तो दोनों में हम कह सकते हैं अवायवीय श्वसन की उपस्थिति होती है। अवायवीय श्वसन की उपस्थिति होती है, ऑप्शन बी। चलो इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया, जिसे देखिए मिथेनोजन बैक्टीरिया जिसे हम लोग आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया के नाम तो आपने सुना हुआ, हो सकता है मिथेनोजन पहली बार सुन रहे हैं। बैक्टीरिया में यह समानता है कि दोनों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब अवायवीय मतलब जिसमें वायु नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। माइकोप्लाज्मा एवं आर्की बैक्टीरिया जो है दोनों में ही कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें यह उपस्थित होता है। तो यही कुछ इन दोनों में समानताएं हैं, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि हमें खुद को पढ़ना है और सही बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं सही आंसर हमारा क्या निकलता है। पहला कथन ए कह रहा है कि मिथेनोजन बैक्टीरिया जो जीवाणु है, यानी कि जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है, इसका उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही भी है। आर्की बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग गोबर गैस से बायोगैस बनाने में करते हैं, तो ये सही है। यह आर्की बैक्टीरिया वायवीय परिस्थिति में मीथेन गैस उत्पन्न करता है। अब तो ये वायवीय हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर में हमने देखा था कि ये अवायवीय मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। तो कथन ए सही है, कथन आर गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न जीवाणुओं के संदर्भ में, निम्न में से जीवाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिए, असत्य है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन जैसे प्रतिजैविकों का निर्माण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिस्टेक है, मतलब कि असत्य है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जीवाणुओं के द्वारा इनका निर्माण नहीं होता, जबकि होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहेंगे कि असत्य दिया गया था, सही है। ठीक है, असत्य है। नेक्स्ट है कि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कृषि हेतु मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे नास्टॉक हुआ, एनाबिना, नाइट्रोबैक्टीरिया हम जानते हैं, नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिरीकृत कर फसली पादपों हेतु मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ सही है। और यह दही एवं योगर्ट के निर्माण से लेकर के सिरका का भी निर्माण करते हैं। तो लैक्टोबैक्टीरिया जो है वो एक तरह से जीवाणु ही होते हैं, जो कि दूध को दही में बदलते हैं। तो ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड सही थे, लेकिन असत्य था हमारा पहला पॉइंट। तो कहेंगे केवल और केवल एक कूट था, मतलब जो ऐसा है वो असत्य है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। असंगत, तो चलिए देखते हैं। स्यूडोपीडिया जो है, स्यूडोपोडिया, ये अमीबा है, सही है। फ्लैजिला जो है वो यूग्लिना के अंतर्गत आता है। सीलिया पैरामीशियम के अंतर्गत। कोशिका भित्ति प्लाज्मोडियम, ये गलत है, ये सही नहीं है। प्लाज्मोडियम एक प्राडिसम प्रोटिस्ट या फिर हम कह सकते हैं प्रोटोजन जीव है, जो कोशिका भित्ति रहित होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम तो ये बिल्कुल होगा नहीं। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्न में से किस एक कोशिकीय जीव में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। किस एक कोशिकीय जीव में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अगर ऑप्शन सही करना है तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, पैरामीशियम। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। पैरामीशियम में 2 तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें एक बड़ा गुरु केंद्रक तथा दूसरा छोटा जो होता है वो सूक्ष्म केंद्रक होता है। गुरु केंद्रक सामान्य जैविक कोशिकाएं प्रक्रमों को नियंत्रित करता है, जबकि सूक्ष्म केंद्रक केवल जनन में सहायक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। पैरामीशियम याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, राइट।
अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कवक जगत से रिलेटेड है। तो प्रश्न कह रहा है कि कवकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला पॉइंट कि यह साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन के रूप में सहजीवी साहचर्य संबंध बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि कवक और लाइकेन जो है, मतलब कवक और लाइकेन साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन के रूप में सजीवी बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि यह पोषण के आधार पर मृतपजीवी या फिर परजीवी होते हैं। ये भी सही है, कवक के बारे में बात कर रहा है कि ये परजीवी मृतोपजीवी या फिर परजीवी होते हैं। ये भी सही है। यह बहुकोशिकीय जीवों में म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल पाया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट गलत है, असत्य है, क्योंकि इन बहुकोशिकीय जीवों में म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल नहीं पाया जाता है। कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, सुकाई और विषम पोषी जीव होते हैं। तो इन जीवों में कोशिका भित्ति का निर्माण काइटिन नामक पॉलीसेक्राइड से होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि गलत होगा, केवल 3 गलत है, बाकी दोनों सही थे, ये गलत है। तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया कि कथन 1 और 2 तो सही थे। कवक साइनोबैक्टीरिया या फिर नीलहरित शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। इस सहजीवी संबंध में कवकांश शैवालांश को आश्रय एवं जल तथा खनिज तत्व प्रदान करते हैं। बदले में शैवालांश कवकांश को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्मित करते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बोर्ड पर आपको बताया था कि कवक, लाइकेन, ये सब के बारे में अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो बना करके। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया है कि किसको क्या प्रदान होता है, ठीक है। और कवक पोषण के आधार पर मृतपजीवी या फिर परजीवी होते हैं, जो क्रमशः मृत कार्बनिक पदार्थों एवं पोषी जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। क्लास 11th चैप्टर 3 है। तो कवकों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसमें कायिक जनन, खंडन, विखंडन, मुकुलन एवं विजाणुओं के द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट कि कवक मूल पाइनस की जड़ में कवकों के सहजीवन का प्रमाण है। ये भी सही है कि कवक मूल पाइनस की जड़ में कवकों का सहजीवन का प्रमाण है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी कवक की बात कर रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1939 में खोजे गए प्रथम प्रतिजैविक स्रोत है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये 1929 में खोजा गया था, 1929 में। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। सही कहेंगे 1 और 2, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1929 में खोजे गए प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का स्रोत कवक पेनिसिलियम था, ठीक है। कवक के द्वारा ही निर्मित हुआ था। तो 1929 में खोजा गया था, ना कि 1939 में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पौधे में होने वाले अधिकांश रोग जैसे गेहूं में रस्ट रोग, पाउडरी मिल्ड्यूड, ब्लाइट रोग आदि का क्या कारण है? इन सभी का जो कारण होता है वो कवक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट जैसे सैक्रोमाइसीज सेरिविजी भी कहते हैं। ईस्ट जिसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, शराब उद्योग एवं बेकरी उद्योग में औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह क्या होते हैं, ऑक्सीजन विहीन वातावरण में कीटवन करता है। ऑक्सीजन विहीन वातावरण में कीटवन करते हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं रहने पर भी ये कीटवन करते हैं। इस वजह से इनका इस्तेमाल इस औद्योगिक प्रक्रम पर भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से पढ़ लेना, क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हमें यहाँ पे 2 कथन और कारण दिए गए, बताना क्या सही होगा। तो कथन ए कह रहा है कि मशरूम प्रोटीन एवं विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है, जो एक कवक एगीरिकस है। तो बिल्कुल सही है कि मशरूम जो एक प्रकार का कवक होता है और ये प्रोटीन और विटामिन का काफ़ी प्रचुर स्रोत माना जाता है। तो पहला पॉइंट यानी कथन ए तो सही है। अब कारण बात करते हैं कि मशरूम एक विषमपोषी यूकैरियोटिक एवं स्थानबद्ध पादप समजीव होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नहीं, ये तो सही नहीं कह रहा, मतलब कथन के अनुसार इसका जो कारण है वो सही नहीं है। तो कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, बी सही होगा, ठीक है।
बी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे कि एगेरिकस कंपेस्ट्रिस सर्वाधिक खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाने वाला मशरूम है। मशरूम में 21 से 30% प्रोटीन, विटामिन बी, सी, डी और के तथा खनिज तत्व कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और यहाँ पे फास्फोरस आदि जैसे प्रचुरता में पाए जाते हैं। मशरूम एक विषमपोषी मृतपजीवी यूकैरियोटिक स्थानबद्ध और छत्राकार कवक होता है। इनकी कोशिका भित्ति कवक, सेलुलोज या फिर काइटिन की बनी होती हैं। सिंपल सा बात यह है कि पादपों की जितने भी कोशिका होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो कवक यहाँ पे जो देख रहे हैं वो सेलुलोज या फिर काइटिन, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए वैज्ञानिकों को सूची 2 में उनके कार्यों को सम्मिलित करना है। तो एक तरफ वैज्ञानिक और दूसरी तरफ उनका कार्य दिया गया। तो लुईस पास्चर के बारे में हमने क्या देखा था? लुईस पास्चर किडवन के बारे में इन्होंने बताया था। तो फर्स्ट का 2 के साथ तो पहले ऑप्शन में ही मिल जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। बी का ल्यूमेनहॉक की अगर हम बात करें तो जीवाणु एवं प्रोटोजन के बारे में इन्होंने बताया था। और स्टानले की बात करें तो इन्होंने विषाणु का क्रिस्टलीकरण के बारे में बताया। और डाइनर जो है वो वायरॉइड के बारे में इन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि पादपों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये स्थानबद्ध, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी, यूकैरियोटिक एवं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो इनके हरे रंग एवं स्वपोषी होने का कारण है। ये भी सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसमें सेलुलोज द्वारा निर्मित मृत कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य के 20 से 40% भाग में फैली राजधानी पाई जाती है। ये जो 20 से 40% भाग कह रहा है, यहाँ पे इसकी मात्रा और ज़्यादा होती है, करीब 70 से 90% तक होता है। तो ये पॉइंट गलत है, असत्य है। बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही था, तो हमें बताना था गलत क्या है। तो केवल और केवल 3, ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि क्लास 11 चैप्टर 3 जिसमें पादप प्राणी और दूसरी तरफ लक्षण के साथ उनके मैच करना है। तो चलिए देखते हैं किसके साथ कौन मैच नहीं होता है, असंगत बताना है कौन गलत तरीके से मैच किया गया। लैक्टोबैक जो बैसिलस है वो दही जमाने वाले जीवाणु होते हैं। स्पाइरोगाइरा तंतुमय शैवाल है। राइजोपस मृतपजीवी कवक होते हैं। वालवॉक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि कसाभिकीय प्रोटोजन। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि इसके बारे में हम यहाँ पे देखिए ये पॉइंट गलत है, असत्य है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और यहाँ पे आराम से हम पढ़ सकते हैं कि वालवॉक्स क्लोरोफाइसी वर्ग का हरे रंग का निवहिक शैवाल होता है। इसके हरी लवक में मुख्य वर्णक पर्णहरिम जो है ए, बी यानी कैरोफिल ए और बी एवं कैरोटिनॉइड पाए जाते हैं। इसमें जो कसाभिकाएँ हैं ये उपस्थित होती हैं। कसाभिकाएँ प्रोटोजन यूग्लिना को कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा नाम याद रखना, हो सकता है ऐसे भी पूछ ले। अगला प्रश्न है कि पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या फिर शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूर्णतः जलीय एवं अविभेदित पादप होते हैं। ये सही है। ये पादप वर्णों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले, हरे रंग आदि के होते हैं। ये मैंने आपको भी जस्ट कुछ दिन पहले ही बताया था। और लास्ट जो पॉइंट कह रहा है कि यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, सिरिक्स, रिक्सिया है लिखा गया, रिक्सिया आदि कुछ प्रमुख शैवालों के नाम हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी सही नहीं है। ये मतलब कि ऑप्शन यहाँ पे जो पॉइंट 3 है वो सही नहीं है, तो गलत होगा ऑप्शन सी। क्यों? तो यहाँ पे ध्यान देना ये है कि पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो नाम दिए गए हैं वो ब्रायोफाइटा के उदाहरण है, ना कि थैलोफाइटा के। ये जो आप नाम देख रहे हैं यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, रिक्सिया, ये सभी के सभी क्या है? ब्रायोफाइटा है, ना कि थैलोफाइटा। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा ए, केवल 3 गलत है। जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आराम से, ठीक है। ब्रायोफाइटा के बारे में एक पॉइंट और अच्छे से याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा प्रथम जलीय पादप होते हैं और इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है।
और एक प्रश्न और यहाँ पे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, मेरे एग्ज़ाम में खुद पूछा गया था। देखिए यहाँ पे जो रोडोफाइसी होते हैं, पूछा जाता है कि लाल जो होते हैं, लाल रंग के जो शैवाल होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो रोडोफाइसी याद रखिएगा। और बस सभी को याद रखिए, हरे वाला तो आपको पता है कि क्लोरो होता है तो क्लोरोफाइसी हो गया, भूरा वाला याद रखिएगा फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी, और लाल वाला रोडोफाइसी होता है, पीले रंग को हम लोग जेंथोफाइसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कह रहा है कि क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरा शैवालों में क्या एक समानता होती है। तो इन दोनों में जो समानता है वह वर्णकों के प्रकार की समानता हो जाता है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि दोनों में क्या समानता होती है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है कि ब्रायोफाइटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो ब्रायोफाइटा के संदर्भ में अगर हम बात करें और देखें कि कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए देखते हैं। यह क्रिप्टोगैम्स पादप है जिनमें भ्रूण नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। ये पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऊपर मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा के बारे में याद रखिएगा कि ये पादप जगत का उभयचर होता है और इसमें संवहन ऊतक उपस्थित होता है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। तो कह सकते हैं 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन 3 गलत है। तो हमें सत्य ही बताना था, तो ऑप्शन ए टिक करेंगे। और इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ ताकि आप आराम से पढ़ करके समझ सकते हो। देखिए सबसे लास्ट पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा जो है इसमें संवहनी ऊतक नहीं होते। संवहनी ऊतक क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात आता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी अप्रभावी होती है, ठीक है। जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित होता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर अब टेरिडोफाइटा में ये उपस्थित होते हैं। भ्रूण का विकास होता है किंतु बीज नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि गलत क्या है, तो केवल और केवल 2 असत्य है, केवल 2 असत्य, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से किस प्रकार भिन्न है, हम यहाँ पे कह सकते हैं भ्रूण कोष के प्रकार से, ऑप्शन बी होगा, भ्रूण कोष के प्रकार से, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म यानी जो भ्रूण कोष है, भ्रूणपोष लिखा गया, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म के प्रकार के आधार पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से भिन्न है। जिम्नोस्पर्म पादप में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, अतः यह अगुणित होता है। एंजियोस्पर्म पादप में भ्रूणपोष का निर्माण द्विनिषेचन के बाद होता है, अतः यह त्रिगुणित होते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित अगर हम देखें तो 4 ऑप्शंस में नज़र दौड़ाएंगे तो हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा डी जो है एक बीजपत्री यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया और बाकी में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, तो हम चलिए देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता कि गेहूं कौन से बीजपत्री के दौर इन अंतर्गत आता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अंदर लिया गया, तो आप ऐसे याद ना रख करके सिंपल सा बस याद रख लो कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के अंतर्गत जो आते हैं वो किस कुल के अंतर्गत आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया सिंपल सा कि मक्का, बाजरा, केला एवं गेहूँ एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण है जिसमें बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। आम, गाजर, चना एवं मूंग द्विबीजपत्री पादपों के उदाहरण है जिसमें बीज के 2 बीजपत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संघ पोरीफेरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और 3 पॉइंट दिया गया, तीनों को पढ़ने के बाद बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट आता है कि ये स्थानबद्ध, छिद्रयुक्त एवं पूर्णतः समुद्री जीव होते हैं, ये असत्य है, ये असत्य है। और इसमें ऊतकों का अभाव होता है, ये सही है। और ये द्विकोरिकी एवं असमिति होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। क्यों? तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों गलत है। सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पहला कथन असत्य है क्योंकि इसमें जंतु स्थानबद्ध, छिद्रयुक्त एवं पूर्णतः जलीय होते हैं। ये अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं किंतु स्पंजिला जैसे स्पंज स्वच्छ जलीय स्रोतों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत था। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से सबसे सरल जंतु का उदाहरण कौन सा है।
तो सबसे सरल जंतु के उदाहरण की बात करें तो साइकॉन, यहाँ पे याद रखिएगा साइकॉन सबसे सरल जंतु का उदाहरण होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संघ सिलिटेट्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सत्य बताना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह द्विकोरिकी एवं अरीय समित जीव होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है, ये गलत है। इसमें 2 पीढ़ी होता है, तो ये पॉइंट गलत है। इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो शिकार को पकड़ने के काम में आता है, तो ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, यहाँ पे 1 और 3 को सही करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और 2 जो असत्य था वो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 असत्य है, क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन वाली स्थानबद्ध प्रवस्था पॉलिप एवं लैंगिक जनन वाली गतिशील प्रवस्था मेडूसा के मध्य पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी पॉलिप और दूसरी पीढ़ी मेडूसा होती है। तो ऊपर में जो लिखा गया था कि एकांतर नहीं पाया जाता, तो वो चीज़ गलत था। इसके बाद अगला है कि विश्व के महासागरों में पाई जाने वाली मूंगी की चट्टानों यानी कि जो कोरल होता है, इसका निर्माण निम्न में कौन करता है। तो मूंगी की चट्टान का जो निर्माण है वो निडेरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। और एकदम वीवीआई प्रश्न रहने वाला है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त आदिम प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो पाई जाती हैं किसमें। तो ये टीनिया में देखने को मिलता है, टीनिया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे इसके बारे में आराम से पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बनता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चारों अगर पॉइंट्स को हम लोग पढ़ें तो देखने को मिलेगा कि फीता कृमि उभयलिंगी है, सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है, ये सही है। और गिनी कृमि एनलिड होते हैं, ये गलत है क्योंकि एनलिड के अंतर्गत ये नहीं आता। और ये किसके अंतर्गत आता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे चारों के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियरली मेंशन किया गया, लेकिन चौथा पॉइंट पे आप देखो कि गिनी कृमि या फिर इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं ड्रैकुनकुलिएसिस, संघ एनलिडा के का सदस्य नहीं है, बल्कि ये संघ एक्से हेलमिनीथीज का सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ एनलिडा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन असत्य है, आप ये देखना। तो वास्तविक विखंडन होता है इसमें, तो ये तो सही है ही। वास्तविक देह गुहा नहीं पाया जाता, ये यहाँ पे असत्य होगा क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है कि बंध रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही था, लेकिन असत्य की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल 2 असत्य होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, केवल 2 असत्य। नेक्स्ट आता है कि जोंक एवं केचुए का सही वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बनता है कि केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना। तो पहला पॉइंट है कि यह उभयलिंगी जंतु किसानों का मित्र होता है, केचुए को किसान का मित्र माना जाता है, बिल्कुल सही। इसका शरीर अनेक छोटे छोटे समान वास्तविक खंडों में विभक्त होता है, ये भी सही है। इसके शरीर की त्वचा में मेलाटोनिन वर्णक पाया जाता है जो इसके भूरे रंग का कारण है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत होता है। ये नहीं, पूरा फायरिन करके कुछ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नहीं होता है। भूरे रंग तो होता है लेकिन इसके कारण नहीं। देखिए यहाँ पे 1 और 2 सही होगा, लेकिन गलत केवल और केवल 3 है। और इनका जो त्वचा भूरे रंग का होता है, आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ पाओगे कि इसके शरीर का त्वचा का रंग भूरा होता है जो कि इसमें उपस्थित पोरफायरिन, ठीक है, पोरफायरिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। एनालिडस संघ का सदस्य केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है जिसमें नर एवं मादा जननांग दोनों ही एक ही प्राणी के शरीर में पाई जाती है और इसका शरीर अनेक एक समान छोटे छोटे वास्तविक गोल खंडों में विभक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये सही है। कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संघ ऑर्थोपोडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कुछ कुछ संघ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनालिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑर्थोपोडा के बारे में जितना हो सके आप अच्छे से जान लेना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो पहला पॉइंट, किसमें शरीर का काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है, सही है।
इसमें शरीर सिर, धड़ एवं उदर में विखंडित होता है, ये भी सही है। इसमें संधित उपांग पाए जाते हैं, सही है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, खुला परिसंचरण तंत्र तो होता है लेकिन हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, ना कि इसमें उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि गलत होगा केवल और केवल 4। अब देखिए, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चंस बात किया आर्थ्रोपोडा के बारे में, वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे हम जानते हैं जो कॉकरोच है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यह रात्रिचर जंतु एक लिंगी होता है, ये तो सही है। हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो ये सही है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो पेरीप्लेंटा अमेरिकाना होता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड तो सही मिला। इसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि अभी हमने देखा कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो भी प्राणी होते हैं, जो भी जंतु होते हैं, उसमें क्या होता है कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है लेकिन हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। तो खुला होना चाहिए, ना कि बंद होना चाहिए। तो ये पॉइंट गलत है, सही होगा 1 और 2। 1 और 2 सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस मोलास्का जीव के द्वारा मोती का निर्माण होता है? किस मोलास्का जीव के द्वारा मोती का निर्माण होता है? तो ऑप्शन ए होगा पिकानताड़ा। पिकानताड़ा जो है इस मोलास्का जीव के द्वारा मोती का निर्माण होता है। यहाँ पे आप आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मोलास्का जीव द्वारा मोती का निर्माण होता है। इनका शरीर कोमल होता है परंतु कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की त्वचा से ढका होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि मेढक के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। सही कथन हमें बताना है। इसमें ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रियता पाई जाती है, जिस कारण इसके शरीर का ठंडे रुधिर वाला होना है। यानी इनका जो शरीर होता है वो ठंडे रुधिर वाला होना है। नेक्स्ट है कि मतलब ये तो सही हो गया। और नेक्स्ट है कि इनमें लार्वा अवस्था में गिल्स द्वारा एवं वयस्क अवस्था में फेफड़ों द्वारा त्वचा का श्वसन होता है, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट कि इसमें हृदय एक निलयी नहीं होता है, जबकि तथा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये पॉइंट देखिए गलत है। आपको पता है कि मेढक त्रिकोष्ठीय 3 चैम्बर वाले ये हृदय होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। तो ये तो पहला पॉइंट तो गलत हो ही गया। और इसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ये चीज़ गलत है। सही होगा केवल और केवल 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो वो अपना घोंसला बनाता है, ऑप्शन सी होगा। यह अंड प्रजक सर्प है जो कि घोंसले में अंडे देता है और अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सीधे बच्चे को पैदा न करके अंडे देता है? मतलब कि एक ऐसा स्तनपायी है जो कि बच्चे को जन्म न दे करके अंडे देता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एकिडीना करेक्ट होगा। एकिडीना जिसे चिट्टीखोर के नाम से भी जानते हैं, एकिडीना। और एक और होता है प्लेटिपस, ये डायरेक्ट अंडे देते हैं ना कि बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो अगर चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो हमें ऑप्शन सी देखने को मिलेगा कि विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बारे में आप आराम से यहाँ पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।